अगले महीने होने वाले G20 अंतर्राष्ट्रीय समिट को लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में खूबसूरती का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इस बीच दिल्ली में लगाए गए फाउंटेन्स को लेकर के अब हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल इन फाउंटेन्स की शेप बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। देखिए आपके सामने शिवलिंग ही है और इसको लेकर अब लोग जबरदस्त तरीके से ऐतराज कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर इल्जाम लगाया कि यह काम उसका है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया और कहा कि यह शिवलिंग का अपमान करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सच क्या है? और क्रेडिट जब आता है, क्रेडिट लेने का मामला, तो दोनों पार्टियां कहती नहीं है ये काम हमने किया है, दूसरी कहती है हमने किया है। इस मामले में सब दूसरे के सर पर इसको टालना चाह रहे हैं। दिल्ली के धौला कुआं पर आखिर ये शिवलिंग के आकार वाले फाउंटेन फव्वारे लगाए किसने? किसी ने तो अनुमति दी होगी, किसी ने तो कागज पर कलम चलाई होगी। वो कौन है? तो पहले आपको सुनाते हैं इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। यह अपमान इन लोगों ने किया और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब दिल्ली के अंदर ये शिवलिंग लगे, संजय सिंह कह रहे हैं कि इसका तो क्रेडिट ले रही थी भारतीय जनता पार्टी। एलजी इसका क्रेडिट ले रहे थे सोशल मीडिया पर ही डाल करके कि देखिए हमने कितना सुंदर फव्वारा लगा दिया है शिवलिंग के आकार वाला। क्या यह बात सच है? तो इस पर जवाब और कौन देता? अभी उन्होंने एलजी का नाम लिया, तो एलजी साहब से ही जाकर के हमने पूछा, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से हमने बात की कि आखिर इस आरोप पर उनका क्या कहना है या ये काम किसका है। उनका जवाब सुनिए। दिल्ली के लोगों के मन में कंफ्यूजन इस बात को है कि लॉकडाउन लग जाएगा। ये जो 7 तारीख है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख पूरी दिल्ली बंद रहेगी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। ये वर्ड जो है प्रॉपर नहीं है। एक सर्टेन पोर्शन के अंदर दिल्ली के लोगों पर रिस्ट्रिक्शन होगा, वो इस वजह से कि वो उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े राज्याध्यक्ष होंगे, उनकी सिक्योरिटी का सवाल होगा, उनकी गाड़ियों का मूवमेंट होगा, तो डेफिनेटली रोड्स को बंद किया जाएगा। जब रोड्स को बंद किया जाएगा पब्लिक को तकलीफ होगी। इसीलिए उनको पहले से वार्न किया गया है कि आप उस पीरियड में ना निकलें या अपने घर पे रहें या बाहर चले जाएं, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। और जब देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो देश की छवि को कहां से कहां पहुंचाने वाला है, देश के अंदर ख़ासतौर से दिल्ली के अंदर लोगों को इतना बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। देश के लिए तो लोग क्या क्या कुर्बानियाँ कर देते हैं। सर, जब सौंदर्यीकरण की बात होती है तो आज चर्चा का विषय वो शिवलिंग भी, फाउंटेन भी है जो कि पालम टेक्निकल एयरबेस के सामने है बना हुआ। उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अब विरोध हो रहा है या फिर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, जितनी भी चीज़ों को लगाया गया है वो आर्टिफैक्ट्स हैं। अब आप जिस नज़रिए से उसको चाहें देख लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का तो आप ये देखिए कि परंपरा है कि हम पत्थर को भी भगवान समझते हैं। तो आप अगर उसको भगवान समझ में आता है तो भगवान देख लीजिए, वरना वो एक आर्टिफैक्ट है। आप जिसे चाहें उसको देख लीजिए। देखिए अब तो तस्वीर साफ हो गई। एलजी साहब ने तो स्वीकार लिया कि ये तो आर्टिफैक्ट है, इसको अगर आप शिवलिंग के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो ये आपकी दृष्टि है। तो इसका मतलब ये काम दिल्ली के अंदर ये तो एलजी दफ्तर से ही हुआ है, इसकी अनुमति एलजी दफ्तर से ही की ली गई है। इसमें मतलब आम आदमी पार्टी अगर ये कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और ये बीजेपी का किया हुआ काम है या सरकार, हमारी सरकार का नहीं है, ये एलजी का किया काम है, तो ये बात तो सच साबित हो गई। अब इस पर बात यह है, राजनीतिक आरोप से अलग, जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। देखिए, हिंदुस्तान जिस तरह का देश है उसमें भगवान को, धर्म को लेकर हम बहुत सेंसिटिव हैं। तो आर्टिफैक्ट्स और धर्म
दो चीज़ों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें एक बारीक लाइन है, कुछ लोग आर्टिफैक्ट की तरह से देख सकते हैं जैसे एलजी साहब कह रहे हैं, लेकिन जब आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं और इतना विवाद आजकल हमारे यहाँ पर वैसे ही धर्म को लेकर इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है कि इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। फव्वारों को लेकर अभी आप वाराणसी से दिल्ली पहुँच गए, वाराणसी में अभी एक विवाद अलग चल रहा था, शिवलिंग को फाउंटेन बनाने और फाउंटेन को शिवलिंग मानने का जो चल रहा था, लेकिन शिवलिंग शेप है ही वो, क्या जरूरत थी ये उस समय फैसला करते वक्त जिन लोगों ने भी फैसला किया होगा उनको ध्यान रखना चाहिए था कि हमारी संवेदनाओं, खासतौर से धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखा जाए। फव्वारे बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना, बहुत सुंदर, और दिल्ली में बहुत सारे फव्वारे लगे हैं, केवल यही नहीं लगे, इस पूरे G20 के दौरान बहुत सारे लगाए। एक बात और, G20 का जितना भी काम हो रहा है और जितना फोकस है इस वक्त सरकार का G20 को लेकर के, दिल्ली को खूबसूरत बनाने को लेकर के, मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज जो है किसी की अनदेखी से हो गई, या आपको मालूम नहीं है कि भाई अच्छा यहाँ पर कुछ लगना है, वो क्या क्या बहुत बार विचार होता है, बहुत सारी आप अप्रूव करते होंगे ना, भाई हम फव्वारा लगा रहे हैं उसका ये शेप होगा। अब कौन ये सोचेगा और क्यों किया गया कि आप शिवलिंग के आकार का जो है फाउंटेन आपने वहां पर लगा दिया। शिवलिंग एक पवित्र चीज है, शिवलिंग पूजा जाता है हमारे देश में, और करोड़ों जो हैं शिव भक्त हैं हमारे देश के अंदर, वो कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा कि सड़क पर ये कोई अनजाने में नहीं हो गया कि एक लग गया है, वो पूरा डिजाइन तैयार हुआ है, अप्रूव्ड होता है सरकार की तरफ से, ये सारी बातें। G20 का काम कैसे किया जा रहा है? सबसे तो ये हैरानी मुझे हुई, जो एलजी का रिएक्शन था वो बड़ा अजीबोगरीब था। वो ये कह रहे हैं कि, जो कि सच भी है एक तरह से, कि हर चीज़ में भगवान देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप टॉयलेट के सामने जाके भगवान की मूर्ति लगा दोगे? उनका जो जवाब आया था वो ज़्यादा हैरान कर रहा था उनको। वो ये कहते हैं कि इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं, मंशा ये नहीं थी, ये मंशा नहीं थी हमारी, वो ज़्यादा समझ हमारी आता। मंशा नहीं थी। हाँ, ये तर्क देना कि हर चीज़ में हम भगवान देखते हैं तो मतलब भगवान की मूर्ति हर जगह आप लगा दीजिए ऐसी जगहों पे, तो वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़ की जो G20 के लिए सौरभ काम हो रहा है वो निश्चित तौर पे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे भारत मंडपम बनवाने का काम कॉमर्स मिनिस्ट्री का था, जहाँ पे दिल्ली सरकार काम है वो दिल्ली सरकार करा रही है, तो ये अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। इसमें ये भी जोड़ना चाहिए था एलजी साहब को कि ये ऐसा हुआ, ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन यदि लोगों को लगता है तो हम इसके लिए महाराष्ट्र में जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही हुआ था महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी तो उन्होंने उस समय गाँव में हैंडपंप बनाने के लिए गणेश जी की प्रतिमा का इस्तेमाल कर लिया था कि गणेश जी की सूंड से पानी निकलेगा हैंडपंप चलाओगे तो उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ था। और फिर राज्य सरकार ने ये योजना वापस ले ली कि इस तरह से नहीं लगाया जाएगा, लोगों ने कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है इस तरह से। जबकि उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ये भी कहा था कि भाई आपको इस नजरिए से मत देखो कि हम गणपति का अपमान कर रहे हैं, गणपति घर घर पूजे जाते हैं, सबके लिए पूजनीय है, लेकिन एक कलाकृति के रूप में उसको लगाया गया। सरासर बचना चाहिए इससे, रिलीजियस सेंसिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब अगली खबर पर हम बढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग खबर है। आपने देखा होगा तस्वीर में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मुंबई पहुंची थी, पहुंचते ही वो कहां गई थी? पहुंचते ही वो गई थी जलसा बंगला, अमिताभ बच्चन का घर। वहां उनके साथ जो थे वो जया बच्चन भी थी। फिर एक तस्वीर आई जया बच्चन के साथ, पहले वो गले मिलते हुए, और उसके बाद फिर जब वो वहां से बाहर निकल रही थी, वो वीडियो आप देखिए, इसमें आपको पूरी बच्चन फैमिली नजर आएगी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, जो बेटी हैं अमिताभ बच्चन की, उनकी बेटी का क्या नाम है सर? श्वेता नंदा। अभिषेक भी है, श्वेता नंदा, वो उसमें आप दिखाई दे रही है। ग्रैंड डॉटर उनकी नातिन जो है अमिताभ बच्चन की, वो आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब इस तस्वीर को लेकर के, वीडियो को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि इससे पहले तो कभी नहीं देखा ऐसा कि मतलब इतनी आत्मीयता के साथ मिली हूं ममता बनर्जी, खासकर अमिताभ बच्चन के घर जाकर के उनको राखी भी उन्होंने बांधी है। तो क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जया बच्चन सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, जया बच्चन कहीं और जाना चाह रही हैं क्या? और बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जया बच्चन एक हद तक कहीं और जा चुकी हैं। वो इस लिहाज से कि उनके पास जहां वो अभी हैं और ऑप्शन नहीं है। मैं इस आधार पर ये कह रहा हूं इस बात को कि पार्लियामेंट में सौरभ, जब टीएमसी का धरना प्रदर्शन हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी सांसद रहते हुए जया बच्चन कई दफ़ा शिरकत कर चुकी हैं। वो सारी चीज़ें वीडियो में हैं और तस्वीरों में साफ है। तो जया बच्चन को समझ में आता था कि टीएमसी के साथ अगर आपकी इतनी इंक्लाइनिंग हो चुकी है, इसका सीधा मतलब ये है कि राज्यसभा के अगले टर्म के लिए शायद आप वहाँ देख लें और समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास राज्यसभा का आप कितना ऑप्शन है। दूसरी चीज़ कि अमिताभ बच्चन से कनेक्शन की बात करें तो जब कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल वो करती थी ममता बनर्जी, तब भी अमिताभ बच्चन को बुलाती रही हैं। इस बात का वो जिक्र करती थी। अमिताभ बच्चन ने भी ये बताया था कि कैसे फिल्मों में आने से पहले मेरी पहली नौकरी की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। जया भादुड़ी खुद बंगाली हैं। तो ये सारे कनेक्शन ऐसे हैं जिसको जोड़ते हुए
ममता बनर्जी हिंदी हार्टलैंड में अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी के इस पोर्शन को अगर आप देखें सौरभ, तो उनकी रणनीति रहती है कि फिल्म स्टार हो या ऐसे लोगों के प्रति वो ज्यादा आकर्षित होते रहेंगे। देखिए, अब एक बात मैं कहने से रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। जया बच्चन जी बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं और अब बहुत अरसे से राजनीति में हैं, राज्यसभा में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन उनके व्यवहार को लेकर के, लोगों के साथ उनके व्यवहार को लेकर के यही चर्चा होती है कि वो मतलब कुछ एरोगेंस शॉर्ट टेम्पर है बहुत, लेकिन मैं इसमें बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसमें दूसरी तो बात जया बच्चन जी साथ में आ जाएं और उससे लोग प्रभावित हों, आकर्षित हों पार्टी के लिए, तो मैं तो नहीं मानता। अमिताभ, देखिए दो बातें अमिताभ बच्चन आ रहे हैं ना, अब अमिताभ बच्चन कितना रोल उसमें प्ले करेंगे? भाई समाजवादी पार्टी के लिए तो मेरे ख्याल से जब अमर सिंह जी थे तब थोड़ा बहुत एक्टिव रोल वो प्ले करते थे। अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन आ रही है, अभिषेक बच्चन आ रहे हैं। दूसरा, ऐसा शॉर्ट टेम्पर का होना ममता बनर्जी के लिए तो कम से कम ये कुछ चीज डिबेट नहीं हो सकती। नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो अमिताभ बच्चन हमेशा अपने आप को वेस्ट बंगाल से जोड़ते रहे, जैसे देवेंद्र ने भी कहा कि नौकरी का, लेकिन और अपने आप को वो वेस्ट बंगाल का दामाद बताते रहे, जया बच्चन का बंगाल कनेक्शन को लेकर। लेकिन यदि पूरा चर्चा देखें तो ये संभावना बहुत है कि अब जया बच्चन की समाजवादी पार्टी में पारी खत्म हो रही है और वो वहां से यहाँ पर टीएमसी में जाकर राज्यसभा में पहुंच सकती हैं। और यदि इस फैमिली का, मतलब मैं सॉरी टू से, बच्चन फैमिली में दोनों सारे ही लोग बड़े स्टार हैं, चारों के चारों लोग फिल्म स्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्या बात है। लेकिन यदि उनका पॉलिटिकल करियर देखें तो वो जब भी जहां मुश्किल में होते हैं वहां उसका साथ छोड़ देते हैं। शुरुआत कांग्रेस से हो, फिर वो समाजवादी पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से छोड़ दिया, लेकिन जया बच्चन सांसद बनी रही और वो गुजरात के वो बन जाते हैं एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन ने अपने आप को डिसोसिएट किया ना पॉलिटिक्स से। हाँ, वो हटे पॉलिटिक्स नहीं, से। डिसोसिएट नहीं किया, वो जहां जरूरत है वहां उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे हैं एक तरह से। सीधे रूप से बेसिकली क्या हुआ था, इलाहाबाद का जब बफर्स का मामला हुआ, सांसद बने, जब बफर्स का मामला में अमिताभ बच्चन का नाम आया राजीव गांधी के कारण, गांधी फैमिली के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो उन्होंने फिर अपने आप को विड्रॉ कर दिया। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब आज की पार्टी की बात, आज की तारीख में आप अमिताभ बच्चन को, जब क्राइसिस आया तो वो गुजरात के एम्बेसडर बन गए। आप सोच सकते हैं जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के सैफई सम्मेलन में हीरो बना रहे, वो आदमी 4 दिनों बाद गुजरात का एम्बेसडर बन जाए। ठीक है, और आज जो वो ये तो कहेंगे भाई मेरी तो कोई पॉलिटिकल एलिजेंस है नहीं, मैं तो ये बुलाते हैं इनके कार्यक्रम में चला जाता हूँ, मोदी जी ने बुलाया उनके कार्यक्रम में चला गया। ममता जी की, और ममता जी को जरूरत है कि जैसा कि चारों लोग फिल्म स्टार हैं तो वो काम में आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात हो रही है अमिताभ बच्चन को लेके। अमिताभ बच्चन अभी बंगाल के लिए बंगला फिल्म में काम करने जा रहे हैं और यह फिल्म बना रही है बॉम्बे बंगला फिल्म डिवीजन। ममता बनर्जी का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, वहां बंगाल में जो विकास हुआ है उस पर एक टेलीफिल्म शॉर्ट फिल्म बनने जा रही है, उसमें अमिताभ बच्चन एक रोल प्ले करने का प्रस्ताव दिया और बच्चन उस फिल्म में काम जाहिर है वो कुछ हद तक उनकी सक्रियता बंगाल के अंदर बढ़ जाएगी और ये हम लोग कह सकते हैं अगर फायदा मिलेगा, क्योंकि बच्चन साहब की लोकप्रियता बंगाल में बहुत ज्यादा। अभी तो जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, अब हम जया बच्चन जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंबई पहुंच गए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हैं और वहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया है। लीजिए उसकी पिक्चर्स भी आ गई हैं। तो अखिलेश यादव भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव भी इस कुनबे का बहुत बड़ा हिस्सा है और शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे इंडिया अलायंस की तो उन्हीं के कंधों के ऊपर है। कांग्रेस के बाद उत्तर प्रदेश को संभालना, कांग्रेस के बाद तो इन्हीं को कुछ कमाल करके दिखाना होगा, तभी कुछ हो सकता है, तभी इंडिया अलायंस चौधरी पहुंचे कि नहीं सर? अगर अखिलेश यादव के पांव कमजोर पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगा, जितनी भी कोशिश कर लेंगे। कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के बाद, अगर मैं समझता हूं तो वहां पर उत्तर प्रदेश में कितना वो कमाल कर सकते हैं वो दिखाने का उनके पास मौका। और अगर नहीं हुआ तो फिर इंडिया की चौथी बैठक भी होगी, उसमें क्या होता है, 5वीं में क्या होता है। एक तस्वीर और जयंत चौधरी के भी पहुंचने की तस्वीर जो है, जयंत चौधरी भी वहां मुंबई पहुंचे हुए हैं। जयंत चौधरी ने भी खूब छकाया, कभी यहाँ कभी वहाँ, खूब खबरें चलती रही, फिर आखिर में वो गए अपने पुराने साथी के साथ ही, अखिलेश यादव के साथ उनका लंबे वक्त से एक साथ बना हुआ है। तो यूपी जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है, ऐसा लग रहा है। यूपी इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन राखी पर एक चीज मुझे याद आ रही है कि लालजी टंडन साहब को राखी बांधने जाती थी मायावती जी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे लालजी टंडन, और उसके बाद ही बीएसपी और बीजेपी की जो पॉलिटिकल तस्वीर थी ना वो बदली। शरद पवार तो अभी भी कह रहे हैं, कल भी उन्होंने यही बात कही है कि बीजेपी बसपा का तो बीजेपी के साथ कुछ तालमेल चल रहा है। उन्होंने बड़ा खुलकर के समाजवादी पार्टी की दूसरी बड़ी समस्या है, समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे सुहेलदेव पार्टी के चले गए, इनके साथ राजभर चले गए, राजभर चले गए। आज दारा सिंह ने उनकी पार्टी छोड़ दी, घोसी से अब दारा सिंह खुद लड़ रहे बीजेपी। मायावती वाला जो एंगल है, लेकिन दो चीज और, एक तो घोसी की बात उन्होंने की, घोसी में अभी भी
अभी जो समाजवादी चुनाव हो पार्टी रहा है, मजबूत है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और एक तरह से कहें कि दारा सिंह चौहान को नाको चने चबाना पड़ रहा है इस विधानसभा उपचुनाव में, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और आमतौर पे जबकि उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप देखें तो उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है, बावजूद इसके बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा संभावना है। है कि समाजवादी पार्टी उसको जीत। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो कर रहे हैं और उसमें कई सारे दूसरे नेता जो कि बाहर से दिल्ली से हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उन लोगों को भी लगना पड़ रहा है, कई फोन कॉल करने पड़ रहे हैं। वो अपने आप में तस्वीर बताता है कि दारा सिंह चौहान के लिए मुश्किल स्थिति है। दूसरी स्थिति कि जब तक अपोजिशन के गठबंधन में मायावती नहीं जाती हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी मिलकर बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ कर लें, इस बात की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। मायावती अगर चली जाती हैं उधर, आज नहीं तो कल, उसके बाद जरूर वो मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद मुकाबला एक तरफा हो सकता है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर होगा, खासतौर पे पश्चिम यूपी और बीजेपी 35 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है, कम से कम उसी में कमाल कर लें। 35 सीटों को दूसरे से एक पहले नंबर पर लिया है। उसमें पूर्वांचल की जो कुछ सीटें हैं और पश्चिम की कुछ सीटें, वहां पे तो सीधे सीधे उनके रहने से फायदा होगा और उनके ना रहने से अपोजिशन को नुकसान होगा, इसमें कोई दो कल उनके सांसद बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, खुल करके कहा कि हमारा ये इतना परसेंट वोट है, 10% 12% जितना भी, उन्होंने कहा इतना वोट हमारा था, है, हमेशा रहेगा, ये हमसे कोई ले नहीं सकता। और वो जहां मायावती चाहेंगी वहीं बसपा का जाएगा। 16-17% वोट बैंक हमेशा रहता है। ये तो बसपा मायावती का की ताकत 16% है वोट बैंक, 16%। वो यही 16% कहती वोट बैंक हैं, जो हमेशा फिक्स रहता है। वो ये कहती हैं कि दूसरे हमारे वोट ले लेते हैं, मतलब हम ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं करा होता। देते हैं, हमारे BSP पक्ष में नहीं हो पाता, BSP में इसलिए हम वोट नहीं ट्रांसफर जाएंगे। नहीं होता। जो बात शरद पवार कह रहे हैं कि मायावती जी और बीजेपी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ये सच है क्या? शरद पवार जी को तो पहले बीजेपी और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे बारे में में बात बोलना करना चाहिए। बिल्कुल, ये मायावती के साथ मायावती वाली बात। मायावती के साथ सर दो चीजें हैं। एक तो पिछला एक्सपेरिमेंट करके अगर आप उनकी पोजीशनिंग देखें तो ऐसे ही उनको कोई बहुत फायदा हुआ नहीं। दूसरी चीज कि उनके पास ऑप्शन इतने लिमिटेड हैं कि वो करेंगी तो क्या करेंगी। उस लिहाज से बड़ा आसान होता है ये कह देना कि यहाँ मायावती ने बीजेपी के साथ कुछ कर लिया। अभी तक मायावती का बीजेपी के साथ कोई इनफॉर्मल बातचीत किसी भी लेवल पे हुई है, ऐसी ना कोई जानकारी है, ना कोई ऐसी बातचीत हुई है। हाँ, बीजेपी को ये सूट जरूर करता है कि अगर मायावती उस अपोजिशन में साथ ना जाएं। अगर उस अपोजिशन में साथ जाती हैं तो जैसा कि पहले मैंने कहा था कि पूर्वांचल की कुछ सीटें और पश्चिम की देवेंद्र, देखो ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया है। अभी संसद का सत्र अभी खत्म हुआ है, मॉनसून सेशन अभी खत्म हुआ है और अब 18 से 22 सितंबर यानी 5 दिन के लिए ये एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि विशेष सत्र बुलाने के पीछे? प्रहलाद जोशी ये जानकारी दे रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने इसको ट्वीट किया है कि 13वीं सेशन का 17वीं लोकसभा का 26वां सेशन राज्यसभा इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम 18 to 22, मतलब 18 से 22 सितंबर तक ही है, जिसमें 5 सीटिंग होगी। अमृतकाल के दरमियान ये किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं सौरभ की संसद की जो नई बिल्डिंग है लगभग तय मानिए कि ये उसमें कार्यवाही शुरू हो, ये उसके लिए बुलाया गया अभी है। था कि इस जो मानसून सत्र था उसी में वो चालू हो जाए, लेकिन उस समय पूरी तैयारी नहीं हुई थी। तो ये जो 5 दिन का विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गृह प्रवेश है नई संसद में हम कामकाज शुरू करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हमको विंटर सेशन तक वेट ना करना विंटर सेशन तक वेट नहीं करना है। उसमें दो चीजें सौरभ होती हैं। एक तो मुहूर्त का बड़ा फर्क पड़ता है कि मुहूर्त कौन सा समय है। जैसे पिछले मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो वो नए बिल्डिंग में प्रवेश के लिहाज से अच्छा मुहूर्त नहीं माना जा रहा था। तो ऐसा समझा जा रहा था कि शायद ये भी एक फैक्टर रहा होगा कि पिछला जो सत्र है उसको उसमें नहीं कराया गया है। अगले अगर विंटर सेशन की बात करें, पूरी नहीं हो पाई थी तैयारियों की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी विजय जी के स्पेसिफिक, मैंने इसको चेक किया था तो उसमें ये बताया गया कि तैयारी के लिहाज से कुछ चीज़ें तो लगातार आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन सत्र चलाने के लिहाज से हम कर सकते हैं। फिर भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शायद उसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि हो सकता है ऐसा रहा हो। दिसंबर में फिर वही समस्या आ जाएगी जिसके चलते ये स्पेशल सेशन की बात दिख रही है। तो ये देखिए, हम आपको इस खबर, ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और वजह इसकी ये सामने आई है कि अब ये सत्र नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। नई संसद में सारे सांसद जाकर के बैठेंगे। अभी तक वहां वो संसद जो है वो चालू नहीं हुई है। उस पर पहले मॉनसून सेशन में लगा था कि मॉनसून सेशन नई बिल्डिंग में होगा, नई पार्लियामेंट हाउस में होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेगी, चलेगा।
सारे सांसद नई पार्लियामेंट हाउस में ही जाएंगे। इसीलिए ही ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। अब इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त जो है वो भी क्या देखा गया है, मुमकिन है जैसा देवेंद्र कह रहे हैं। सारी चीजों को देख करके ये तिथियां निकाली गई 18 से 22 सितंबर लेकिन के सौरभ, बीच ही। देवेंद्र यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं ये थोड़ी सी हिमाकत कर रहा हूँ कि क्या विशेष सत्र विशेष मुहूर्त के लिए या विशेष प्रयोजन के लिए भी बिल्कुल, है? कोई विशेष प्रयोजन भी हो क्या सकता इसमें है। कोई बड़ा काम भी होना है? नहीं, जैसे ये दोनों चीजें, पहली बात है कि ये हम लोग ये बात कर रहे हैं विशेष मुहूर्त वाली भी, वो अंदाजा लगाया जा रहा है जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था जब सरकार के लोगों से हमने पिछली बार टटोला कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मानसून सत्र इस बिल्डिंग में नहीं हो रही है जबकि ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है। तो कुछ जो बाहरी तौर पे जो चीज़ें तैर रही थी कि हाँ कुछ काम चल रहा है, लेकिन हमें ये बताया गया कि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। संभव है कि अच्छे मुहूर्त में किया जा रहा हो, उसके चलते इंतजार किया जा रहा है। दूसरी चीज की मुझे लगता है कि विशेष प्रयोजन होगा 5 दिन का देखिए, सत्र। विशेष प्रयोजन वो सत्र- इंटरेस्टिंग होगा। विशेष सत्र मुझे याद है जब जीएसटी का विशेष सत्र के लिए बुलाया गया था आधी रात को जी। एक तो वो था, बिल्कुल। उसके बाद अब ये एक इसीलिए विशेष मैं सत्र जानना अभी चाह रहा हम हूँ। देख रहे हैं। और हो सकता अगर है यूनिफॉर्म 5 सिविल दिन कोड का लेके आ है, जाए। क्योंकि सिर्फ इनॉग्रेशन का होता तो 1 दिन काफी होता, 5 बैठक अगर की जा रही है तो कोई विशेष थोड़ा बात सा इंतजार होगी। करना होगा उसके लिए कि आखिर उसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ विशेष किया ममता जा रहा बनर्जी है। कह रही चुनाव दिसंबर में हो सकता है। वो बार बार इस चुनाव बात की को किया संभावना जा रहा तो है, मुझे लेकिन कम लगती बिल्कुल है, हाँ। क्योंकि चुनाव- वो अपने फ्लॉक को एक साथ रखने का एक मकसद लग सकता है खैर कि चुनाव सब लोगों चुनाव के का साथ ऐलान रखा भी कोई पार्लियामेंट से तो और होगा पार्लियामेंट नहीं। से उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट की जरूरत हो, लेकिन विशेष प्रयोजन हो सकता है कि देवेंद्र आज नहीं बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये नरेंद्र नहीं मोदी है, इसमें कोई जानकारी भी नहीं है कि क्या विशेष प्रयोजन के देखिए, लिए कोई बुलाया प्रधानमंत्री गया है। नरेंद्र मोदी कोई भी चीज नॉर्मल वे में नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ रीजन होता है। अगर ये 5 दिन पूजा का और सत्र वो सब तो बुलाया हो है, ही गई भाई है। देखिए, तो आप इसके पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है। हाँ, तो वही इसीलिए कह रहा हूँ कि और उसमें कानून 5 बनाना- बैठक होना और 5 मतलब नहीं, अब 18 से पूजा और और इतना बड़ा एक इतना बड़ा कानून आपने भी बना दिया जो सारे आपने हमारे लीगल जितने सारे काम सब हो बदल गए। डाले आपने। तो वो बना नहीं है अभी। नहीं, और वो संसद कभी सत्र- कमेटी को गया है, कमेटी नहीं, ऐसा को तो क्या, नहीं लेकिन इसके वो लिए काम होगा। आपने कर दिया। संसद भवन के पूजा और वो काम तो कर लिया और अभी देश में प्रधानमंत्री ऐसी जी कोई ने घटना भी पिछले- नहीं क्या घटी इन है कि पांच- आपको विशेष सत्र बुलाना पड़े। कोई ऐसी कानून- इमरजेंसी भी नहीं है कि आप विशेष सत्र बुला रहे हो। क्या किसी नए कानूनी या किसी नई पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है सरकार वैसे इस बीच? अभी फिलहाल जो काम चल रहा है सौरभ, वो क्योंकि कमेटी में है, वो जिस कानून की आप बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी लेकर आया गया है, उसी पे टॉप प्रायोरिटी अभी वही दिख रहा है। इसके अलावा कम से कम जानकारी नहीं है पर्दे के पीछे अगर कुछ हो रहा हो। यूसीसी मैं दूर दूर तक नहीं मानता कि यूसीसी के लिए केंद्रीय स्तर पर कुछ किया जा रहा है, किसी भी लेवल पर ऐसा कोई वो इंडिकेशन काम भी तो अभी नहीं है। विधि आयोग कर ही रहा है, उस पे 20 लाख लोगों के जो आई है नहीं, उसको उसके वो तो अलावा बड़ा काम हो रहा वो है। पहले उत्तराखंड में ही होना है। 18 दिन है ना, वो तो फाइनल करके UCC लिया है एक- पार्लियामेंट में, क्या UCC पता। एक बड़ा मुद्दा हो सकता नहीं, है। यूसीसी को तो सौरभ मैं अपने लेवल पे Confident दावे है। साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, दूर UCC दूर तक नहीं नहीं हो सकता। वो पहले उत्तराखंड में ही होना है, लेकिन वो मैं दिल्ली में समझता हूँ नहीं कि होगा। बिना प्रयोजन के विशेष बिल्कुल सत्र नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और ये 5 दिन तो पूजा बिल्कुल जो नहीं। है उसका आयोजन नहीं है विशेष सत्र। बिल्कुल, नहीं, वरना 5 दिन तो 5 दिन बिल्कुल क्या नहीं। वहां सांसदों को बुलाएंगे, हर आदमी क्या मुझे लग कहेगा रहा है कि ये- नई पार्लियामेंट हमको मिली है, बड़ी अच्छी है, हाँ, एक इसकी दिन बड़ी कर सकते जरूरत थे। थी। एक दिन मुझे कर ऐसा सकते लग थे, रहा है 2 कि दिन कुछ कर ऐसा लेते। निर्णय होगा जिसका बेनिफिट उनको आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लेकिन तेलंगाना अब और ये एक मिजोरम बड़ा के चुनाव में सस्पेंस जो उसका है वो बेनिफिट छूट मिलेगा। गया हमारे कार्यक्रम में कि ये 5 दिन का विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर का, इसका प्रायोजन आखिर क्या है? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, एक बार बिल्कुल, फिर इतना ही चौंकाने है। वाले हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।